नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो आप सामने देख पा रहे होंगे, हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं जेंडर और सेक्स के बीच में जो अंतर होता है, जो इनकी परिभाषाएं होती हैं, जो आधारभूत अंतर होता है उसको यहाँ समझेंगे। और इसके अलावा फिर आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि क्या है सोशियोलॉजिकल और फिलॉसफिकल एस्पेक्ट जो जेंडर और सेक्स के लिए समाज का जो होता है उसके बारे में करेंगे, जहां से आपका 15 नंबर का एक प्रश्न बनता है। आपने अभी जो मैंने वीडियो पोस्ट किया रिसेंटली उसमें चेक किया होगा, आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे देखिएगा, वहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स, यानी कि लिंग और जेंडर में क्या अंतर है, और साथ ही साथ जो उसका मनोसामाजिक यानी कि सामाजिक जो दृष्टिकोण होता है जेंडर के प्रति और सेक्स के प्रति समाज का, वो आपको बताना है। तो 15 नंबर के क्वेश्चन में भी आता है, तो उन चीज़ों को हम भी अभी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जेंडर क्या है। ये देखिए, अगर हम इसको अभी कवर करेंगे तो हम लोग कुछ चीज़ें कवर करने वाले, जैसे कि यहाँ पे देखिए हम कवर करेंगे यहाँ पर कि व्हाट इज सेक्स, यानी पहला क्वेश्चन तो ये कि आखिर सेक्स क्या है। व्हाट इज जेंडर, जेंडर क्या है। हम कवर करेंगे यहाँ पर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स, तो जेंडर और सेक्स के बीच में अगर कोई अंतर है तो क्या है, और जेंडर और सेक्स आपस में एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं। तो आइए इन क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले इन दोनों की परिभाषाएं समझेंगे, किन गुणों किन कारणों की वजह से हम जेंडर और सेक्स को अलग अलग कहते हैं, वो सारी चीज़ें समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्स की। तो सेक्स एंड जेंडर क्या है। सेक्स एंड जेंडर आर लाइक द टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन, मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये। जहाँ पर सेक्स बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल क्या हो गया। फिजियोलॉजिकल मतलब जो शरीर की बनावट से जुड़े हैं, बायोलॉजिकल जैसे कि क्रोमोसोम, जीन की मौजूदगी, हार्मोन्स की मौजूदगी, और जो भी केमिकल है या जो इस तरह की चीज़ें होती है शरीर में विद्यमान है, जो एक पुरुष के अंदर अलग होती है और स्त्री के अंदर अलग होती है, इन सब की मौजूदगी के कारण जब एक स्त्री और पुरुष के बीच में अंतर पाया जाता है तो इन सारे गुणों को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेक्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि वाइल सेक्स रेफर्स टू बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट, जेंडर रेफर्स टू सोशियोलॉजिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट। तो जेंडर क्या बताता है, जेंडर बताता है कि स्त्री और पुरुष के बीच में जेंडर उन सारे गुणों को बताता है जो कि पुरुष और स्त्री के बीच में अंतर करते हैं, जिनको कि समाज ने बनाया है, जिनको कि हमारी संस्कृति यानी कि कल्चर ने निर्धारित किया है। तो आप समझ गए, जो चीज़ें कुदरत से, प्रकृति से, बायोलॉजी से जुड़ी हैं, नेचर से जुड़ी हैं, जिसको हमने नहीं बल्कि हमें भगवान की तरफ से, कुदरत की तरफ से मिला है, वो होती हैं वो सारे गुण, वो सारी चीज़ें, वो जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, हमारे शरीर का हिस्सा है, हमारे अंदर हैं, वो सेक्स का हिस्सा होती हैं। वो सारी चीज़ें आपस में मिलकर सेक्स निर्धारण करती हैं कि कौन पुरुष होगा, कौन महिला होगी। और ऐसे गुण, ऐसे व्यवहारों की अपेक्षा, ऐसे नियम जो स्त्रियों और पुरुषों के लिए बने हैं, जो स्त्री और पुरुष को अलग अलग करते हैं, ये आपके कहलाते हैं जेंडर। तो आइए इसको और समझते जाते हैं, समझते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे से लिखा है मैंने, और आप उम्मीद करता हूँ समझ पाएंगे कि जैसे कि जैविक शब्द, गुणसूत्र, हार्मोन, शारीरिक और मानव शरीर के आंतरिक भारों की ओर जो भी शब्द इशारा करते हों, वो सारे किसका हिस्सा हैं, सेक्स का। लेकिन जब हम सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और समाज जैसे शब्दों को जोड़ते हैं किसी चीज़ के साथ, तो वो हमारे बाहरी पहलुओं को दिखाता है। तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, द टर्म बायोलॉजिकल क्रोमोसोम्स, हार्मोन्स एंड फिजियोलॉजिकल पॉइंट टू द इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो मैं इसको अंतर करने के लिए बता रहा हूँ कि ये टर्म किससे जुड़े होते हैं, आपके बायोलॉजिकल पार्ट से, जो कि सेक्स के हिस्से हैं, यानी कि सेक्स के निर्धारण में मदद करते हैं आपको। जबकि हम बात करते हैं सोशियोलॉजिकल, कल्चरल, फिजियोलॉजिकल, सोसाइटी, इस तरह के जो शब्द हैं वो किसके निर्धारण में मदद करते हैं, हमें जेंडर के निर्धारण में, कि कौन नर है, कौन मादा है, मतलब कौन आदमी है, कौन औरत है। इस तरह के जो परिभाषाएं हमको देनी होती है ना, उसके लिए इन सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि मानव शरीर के पहलुओं का वर्णन करने वाले शब्दों का अर्थ सेक्स के रूप में लिया जाता है, जबकि जो शब्द इन शब्दों को छोड़ दिया जाए, मानव शरीर के
शरीर के अंदर होने वाली विकार माफ़ करिए, मानव शरीर के अंदर मौजूद हिस्से, केमिकल्स, हार्मोन्स, क्रोमोसोम, इन सारी चीज़ों को अगर छोड़ दें, यानी मानव शरीर को छोड़ के, मानव शरीर से जुड़े हुए बायोलॉजिकल चीज़ों को छोड़कर अगर कुछ भी है तो वो क्या है, जेंडर है, वो जेंडर का हिस्सा है। वो सारे गुण जो हैं आपको जेंडर निर्धारण में मदद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए द वर्ड सेक्स, अब सेक्स कहाँ से आया? सेक्स जो वर्ड है सेक्सस वर्ड से आया है, जो कि एक लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द से लिया गया है, जो किसी के प्रजनन अंगों द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो सेक्सस वर्ड जो है लैटिन वर्ड है, और लैटिन वर्ड में इसका इस्तेमाल किया जाता था दो लोगों के बीच में, एक जीवित प्राणी के में अंतर करने के लिए कि ये स्त्री है या ये पुरुष है। और कैसे अंतर करते थे? उनके प्रजनन अंगों को देखकर, उनके प्रजनन अंगों के आधार पर, जैसे कि पुरुषों में अलग प्रजनन अंग होते हैं और महिलाओं में अलग प्रजनन अंग होते हैं, तो उस आधार पर वर्गीकरण करते हैं। और वहीं लैटिन भाषा में सेक्सस वर्ड यूज होता था, और उसी सेक्सस वर्ड से सेक्स वर्ड यूज आया है आपका। दूसरा है, देखिए सेक्स क्या है? ये बायोलॉजिकल टर्म है। तो यह एक जैविक शब्द है लोगों को उनके यौन अंगों, यानी कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, चाहे वो स्त्री की बात करें चाहे महिलाओं की बात करें, उनकी मौजूदगी के कारण, यानी कि प्रजनन अंगों और जीन के आधार पर, और जीन्स भी होते हैं इसमें, क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, जहाँ पुरुषों में XY होता है वहीं महिलाओं में आपका XX होता है। तो इस तरह की क्रोमोसोम्स, जीन्स, हार्मोन्स, बायोलॉजिकल बॉडी पार्ट्स की मौजूदगी के कारण जो स्त्री और पुरुष के बीच में अंतर होता है, ये जो चीज़ें आपकी होती हैं ये सेक्स के निर्धारण में मदद करती हैं। तो ये क्या है? एक बायोलॉजिकल टर्म। सेक्स क्या है? एक बायोलॉजिकल टर्म है, यानी कि स्त्री पुरुष को जब हम बायोलॉजिकल टर्म में अंतर करना चाहते हैं तो हम किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे? सेक्स का। जब हम सामाजिक, और जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में स्त्री पुरुष को अगर हमको अलग अलग दिखाना है कि किसको हम स्त्री कहेंगे, किसको हम पुरुष कहेंगे, तो जो समाज द्वारा निर्धारित शब्द हैं, समाज द्वारा निर्धारित कुछ नियम हैं, उनके आधार पर जब हम अंतर करते हैं तो वो जेंडर कहलाता है। अब देखिए, तो जो वर्ड सेक्स है ये क्या है हमारा? यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो सेक्स वर्ड है ये क्या रेफर करता है? ये रेफर करता है आपका कि कोई, ये देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, यह आनुवांशिक और शारीरिक विशेषताओं को संदर्भित करता है। मतलब यह बताता है कि कौन पुरुष है और कौन महिला है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, क्रोमोसोम्स, हार्मोन्स, जेनेटिक, शारीरिक बनावट, इन सारी चीज़ों को जब जोड़ देंगे तो सबको जब एक साथ जोड़ेंगे तो इससे या तो कोई स्त्री के रूप में दिखेगा या कोई पुरुष के रूप में दिखेगा। तो इन बायोलॉजिकल टर्म का जब योग करके हम किसी को अंतर करते हैं तो ये हमको बताता है कि कौन स्त्री है और ये कौन पुरुष है। लिंग पुरुषों और महिलाओं के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है। तो कई बार हम अभी चर्चा कर चुके हैं कि ये बायोलॉजिकल डिफरेंस को दर्शाता है। तो जब आपसे कोई पूछे कि भाई सेक्स क्या है, तो बोलिएगा कि जब स्त्री पुरुष में हम बायोलॉजिकल आधार पर अंतर करते हैं तो उन सारे गुणों को जिनके आधार पर हम अंतर कर रहे हैं उन्हें हम सेक्स का नाम देते हैं, यानी कि सामूहिक रूप से उन सारे गुणों को हम सेक्स कहते हैं। और जब सामाजिक रूप से हम स्त्री और पुरुष के बीच में अंतर करते हैं तो जो गुण, जिन नियमों, जिन अपेक्षाओं के आधार पर हम स्त्री और पुरुष के बीच में अंतर करते हैं उन्हें हम जेंडर का नाम देते हैं। यह उनके जनानांगों और प्रजनन में उनके मनोवैज्ञानिक कार्यों के बीच देखने योग्य अंदर से, मतलब वही मैंने आपको बताया कि जो बॉडी पार्ट्स के आधार पर और रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में जो योगदान देते हैं, जैसे पुरुषों का योगदान आपको पता है, महिलाओं का योगदान भी इस तरह से पता है, तो ये हमको पता है जो योगदान पुरुष करते हैं वो शायद महिलाएं नहीं कर सकती, और जो काम महिलाओं का होता है प्रजनन की प्रक्रिया में वो शायद पुरुष नहीं कर सकते प्राकृतिक रूप से। हम देख सकते हैं कि ये अंतर बिल्कुल साफ साफ है। तो इन सारे अंतरों को ध्यान में रखते हुए, इन सारी विशेषताओं को ध्यान रखते हुए, इन सारे क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए जब हम बायोलॉजिकल आधार पर स्त्री और पुरुष के बीच में अंतर करते हैं, दो व्यक्तियों के बीच में अंतर करते हैं, तो ये जो होते हैं हम कहलाते हैं सेक्स। ये सारे गुण सूत्र क्या कहलाते हैं? ये सारे गुण क्या कहलाते हैं? सेक्स। तो सेक्स कोई एक परिभाषा नहीं है बल्कि कई सारे गुणों का योग है, जोड़ है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो लिंग क्या होते हैं? अगर हम बात करें बायोलॉजिकल आधार पर तो दो प्रकार के होते हैं। देखिए लिंग दो प्रकार का होगा, एक आपका क्या होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल। तो अगर हमको किसी को बोलना है मेल या फीमेल तो हमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या कि मेल है तो उसके अंदर किस प्रकार के क्रोमोसोम, उसके अंदर जो शारीरिक प्रजनन अंग है वो किस प्रकार के हैं। तो आपको पता है मेल के अंदर किस प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं, प्रजनन अंग होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, इंटरनल यानी कि हार्मोन्स वगैरह की बात कर रहे हैं, किस प्रकार के हार्मोन्स प्रेजेंट हैं, हार्मोनल स्टेट लिखा। सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि लुक, स्किन, लंबाई चौड़ाई, मोटापा, आवाज़ का भारीपन, ये सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक हो। इन सारी गुणों को जब एक साथ हम रखते हैं
तो जब अलग अलग करके हम दो व्यक्तियों के लिए इन गुणों को लागू करते हैं तो हम देखेंगे कि कुछ गुण हैं जो सिर्फ पुरुषों में पाए जाते हैं। तो अगर हम उन गुणों को लागू करते हैं, ये जो बायोलॉजिकल गुण हैं जब हम लागू करते हैं तो देखते हैं कि ये व्यक्ति पुरुष की श्रेणी में आ रहा है, यानी कि नर की श्रेणी में आ रहा है। और कुछ गुण जिनको हम लागू करते हैं तो देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है महिला की श्रेणी में आ रहा है, यानी कि मादा की श्रेणी में आ रहा है। तो आप समझ पाए होंगे कि किसी व्यक्ति को हम नर या मादा कहने से पहले हमें ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनको पहले ध्यान में रखना पड़ता है। इन्हीं के आधार पे हम किसी को नर या मादा कह पाते हैं बायोलॉजिकल स्तर पे, यानी सेक्सुअल डिफरेंस के बीच में। अगर हमको सेक्सुअल डिफरेंस करना है तो इनके आधार पे करना होगा। आगे बढ़ते हैं। ओनली सेक्स, देखिए, वन सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द एल्जेब्रिक सम, यानी कि किसी का लिंग का निर्धारण, यानी कि सेक्स का निर्धारण हम इन सारे गुणों के ना योग से ही करते हैं। बीजगणितीय योग का मतलब, घबराइएगा नहीं, बीजगणितीय योग का मतलब सबको जोड़ देते हैं तो दिखता है जो, इन सबको जोड़कर। तो अधिकांशतः जब हम सारे गुणों को देखेंगे, उनके हार्मोन्स को ध्यान में रखते हुए, उनके जीन्स को ध्यान में रखते हुए, उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, उनके शारीरिक बनावट, उनकी जो सेकेंडरी कैरेक्टर जैसे कि रूप, रंग, आवाज़, भारीपन, मजबूती, ताकत, ये सारी चीज़ों को जब हम लोग जोड़ देते हैं ना सारे गुणों को एक जगह, तो जब गुणों का योग करेंगे और उसका हम लोग अप्लाई करते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर, तो देखते हैं कि ये व्यक्ति या तो पुरुष की मतलब नर की श्रेणी में आ रहा है या ये मादा की श्रेणी में आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि सेक्स का मतलब जो बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है किसी व्यक्ति में नर और मादा के बीच रूप में, वो हम कहते हैं सेक्स। अब आइए समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर। जेंडर क्या है? ये वर्ड जो है हमारा लैटिन वर्ड जीनस से लिया गया। उसका मतलब क्या होता है? आपका काइंड मतलब दयालु, या फिर एक नस्ल के रूप में, यानी किसी नस्ल की ओर वो इशारा करता है। तो जेंडर शब्द समझ गए पहले कि यहाँ पे इसकी भाई इसको लिया कहाँ से गया है। दूसरा, एक जेंडर एक मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक शब्द है जो मर्दानगी और नारीत्व की व्यक्तिपरक भावनाओं का जिक्र करता है। मतलब जेंडर शब्द का इस्तेमाल करते ही हम किसी व्यक्ति के नारी होने के रूप में, नारी होने की भावनाओं, नारी होने के स्वरूप के बारे में सोचने लगते हैं, या फिर उसके पुरुष होने, उसके मर्द होने के बारे में सोचने लगते हैं। तो ये एक मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक शब्द है, अंतर है नारी और पुरुष के बीच में। जेंडर में ऑल्सो रेफर सोसाइटीज इवेल्यूशन ऑफ ए बिहेवियर एज ए मैस्कुलिन और फीमेल। अब जेंडर क्या है? मतलब वो सोच, वो अवधारणा जिसके आधार पर हम किसी व्यक्ति को, समाज के रूप में हम किसी व्यक्ति को उसके व्यवहारों को देखते हुए कहते हैं कि भैया तुम तो स्त्री हो या तुम पुरुष हो। तो यहाँ पे लिखा है कि पुरुषों और महिलाओं की सामाजिक और सांस्कृतिक परिभाषा को जेंडर कहा जाता है। सो द सोशल एंड कल्चरल डिफरेंशिएशन ऑफ द मेन एंड वुमेन आर कॉल्ड जेंडर। इनमें से कोई भी लाइन जो है आपको समझने में कठिनाई हो रही हो तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। पूरा प्रयास किया है कि आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाया जाए। आगे बढ़ते हैं। जेंडर रेफर्स टू द, देखिए यहाँ पे, जेंडर रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीमेन, मेन, गर्ल एंड बॉय दैट आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। आपको पता है कि जेंडर के अंदर उन गुणों को शामिल किया जाता है जिसको कि समाज ने बनाया है। दिस इंक्लूड्स नॉर्म्स, बिहेवियर एंड रोल एसोसिएटेड विथ बीइंग ए वुमेन। मतलब इसके अंतर्गत हम उन सारे नियमों की बात करते हैं, उन व्यवहारों की बात करते हैं, या उन जिम्मेदारियों की बात करते हैं जो एक स्त्री होने के कारण हमारे साथ जुड़ा है, या एक पुरुष होने के कारण हमारे साथ जुड़ा है, एक लड़का होने के कारण या एक लड़की होने के कारण हमारे साथ जुड़ा होता है। एज वेल एज द रिलेशनशिप विथ ईच अदर, और साथ ही साथ एक स्त्री और पुरुष होने के कारण हमारे, एक स्त्री और पुरुष के बीच में जो एक संबंध होना चाहिए, जिसको उसका स्तर क्या होता है, किस तरह का संबंध, ये सब चीज़ें जब निर्धारित करती है समाज, तो इसे हम कहते हैं जेंडर। इस तरह के गुणों जो समाज ने निर्धारित किए, इन सारे गुणों को हम लोग क्या कहते हैं? जेंडर। तो जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, क्योंकि ये समाज ने बनाया है, जो जेंडर की अवधारणा समाज द्वारा निर्मित होती है, संस्कृति द्वारा निर्मित होती है, तो यह एक समाज से दूसरे समाज में जैसे ही हम जाएंगे तो देखेंगे ये बदलता है। जब हम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, एक जाति, समुदाय, एक मान्यता को मानने वाले लोगों से जब दूसरी मान्यता को मानने वाले लोगों से के पास हम जाएंगे, उनके समुदाय में जाएंगे, तो देखेंगे कि काफ़ी अंतर है। तो संस्कृति जो है, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति पे जेंडर की अवधारणा बदलती रहती है।
जो जेंडर की अवधारणाएं भारत में हैं, जरूर नहीं कि वो यूरोपियन कंट्री यानी कि आपके इंग्लैंड, यूएस, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे यहाँ पर देखने को मिले, या अमेरिका में भी वही चीज़ें मिलेंगी। और जो अमेरिका में देखने को मिलती है वो शायद इंडिया में मिले, ऐसा नहीं है। तो आपने देखा ही होगा बहुत ज़्यादा अंतर है। भारत में महिलाएं सिर्फ घर का काम करने योग्य समझी जाती है, जबकि बाहर में जो विदेशी कंट्री में आप देखेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज में महिलाएं बाहर का भी काम करने योग्य हैं और वो करती भी हैं। तो आप देख रहे हैं कि कल्चर टू कल्चर जेंडर की जो हम अपेक्षाएं करते हैं, जेंडर से जो हम उम्मीद करते हैं कि महिलाएं क्या करेंगे, भारत में हो सकता है हम उनसे सिर्फ घरेलू काम की अपेक्षा करते हैं, लेकिन बाहर में वो बाहरी काम करने योग्य भी माने जाते हैं। तो जेंडर का जो अवधारणा है एक समाज से दूसरे समाज, एक स्थान से दूसरे समाज में समय के साथ भी बदलती रहती है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैंने अभी बता ही दिया कि देखिए, फॉर एग्जांपल इट इज़ ए सोसाइटी दैट मेक द रूल दैट गर्ल विल। अब उदाहरण के लिए हम बात करते हैं कि ये समाज ही है जो एक नियम बनाता है कि लड़की घर में ही रहेगी, जबकि लड़का बाहर जा सकता है, शाम को घूम सकता है, शाम को लेट भी आ सकता है। एक लड़की को खाने के लिए कम खाना दिया जाता है, जबकि एक लड़के को लड़की की तुलना में अच्छा भोजन, क्वालिटी भोजन दिया जाता है। खेलने के लिए उसको बहुत सारा समय मिलता है लड़के को, जबकि लड़कियों को बोला जाता है भाई तुम ज़्यादा मत खेलो, तुमको घर के भी काम करने। तो इस तरह का अंतर जो है आप देखने को मिलता है भारत में, और एशिया में तो कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा। एक लड़के के रूप में आप देखिए अंतर में आपको और मैं समझाता हूँ। एक लड़के को एक बेहतर स्कूल में भेजा जाता है या उसको भेजने की इच्छा होती है, जबकि वह बड़ा हो जाए, ताकि जब वो बड़ा हो तो घर की जिम्मेदारी उठा ले। क्यों उठाएगा? क्योंकि भाई जब बड़ा हो जाएगा, अच्छे स्कूल जाएगा, अच्छी नौकरी लगेगी, आर्थिक रूप से वो स्वतंत्र होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा, तो भाई माता पिता का, घर वालों का ध्यान रखेगा, बीवी बच्चों का ध्यान रखेगा। लड़कियों को इस योग्य नहीं माना जाता, इसीलिए लड़कियों की शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। इन सामाजिक परिभाषाओं के कारण लड़कियों और लड़कों के बीच में बहुत बड़ा अंतर हो गया है। आप देखते हैं कि इस तरह का जो सामाजिक दृष्टिकोण है, जो जेंडर डिवाइड है, जिसको बोलते हैं जेंडर का वर्गीकरण किया गया है स्त्री और पुरुष के बीच में, इससे जो है स्त्रियों और पुरुषों को जो अवसर मिलते हैं ज़िंदगी में, जो उनको जो फ़ायदे मिलने चाहिए एक समाज के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, शायद वो नहीं मिलते हैं। इन क्वेश्चन को हम अभी जब सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे ना, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों। अगर आप ये बेसिक अंतर समझ गए होंगे सेक्स और जेंडर का, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस टॉपिक को अपने शब्दों में और भी बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।